नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्लीमा मंसूरी। जीव विज्ञान का चैप्टर 6 है बच्चों, विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। और विकास जो है इसमें आज हम पढ़ेंगे विभिन्नताओं के बारे में कि विभिन्नताएं जो होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। जैसे आपने मेंडल की थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। मेंडल की थ्योरी क्या थी? ये प्राकृतिक चयन पर बेस्ड थी। किस पर बेस्ड थी बच्चों? ये प्राकृतिक चयन पर बेस्ड थी। ठीक है ना। तो प्राकृतिक चयन में उन्होंने कहा कि भाई वातावरण में जो बदलाव आ रहा है, वातावरण में बदलाव होने की वजह से जो जीव हैं ये क्या कर रहे हैं, इनकी संरचना में उस वातावरण के हिसाब से कुछ बदलाव आएंगे। क्योंकि इनको चाहे वातावरण बदले या जो भी हो, इनको क्या करना है, इनको सरवाइव करना है। ठीक है, इनको सरवाइव करना है। तो जिन भी जीवधारियों में वातावरण में बदलाव के साथ साथ में उनकी भी शारीरिक संरचना में, उनके व्यवहार में, उनके रहने सहने में, उनके भोजन की हैबिट में जो चेंज आया बच्चों, ये क्या है? ये विभिन्नता है। ये क्या है बच्चों? वेरिएशन है ना, विभिन्नता है। और वही सरवाइव कर पाएगा, वही सरवाइव कर पाएगा जो अनुकूल होगा। किसके अनुकूल? प्रकृति के अनुकूल जो होगा वही क्या हो जाएगा? सरवाइव कर पाएगा। तो प्रकृति ने अनुकूलित जीव को क्या कर लिया? चुन लिया। यही मेंडल ने बताया था, उसी को चुन लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये आपकी विभिन्नता है। और मेंडल ने कहा कि विभिन्नताएं, कुछ विभिन्नताएं जो होती हैं ये आपके आनुवंशिक भी होती हैं। विभिन्नताएं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर भी होती हैं। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया कि भाई वेरिएशंस जो हो रहे हैं, विभिन्नताओं का मेन कॉज क्या है? उत्परिवर्तन है। विभिन्नताओं का मेन कॉज क्या है बच्चों? उत्परिवर्तन है। और उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? ह्यूगो डी व्रिज ने बताया। किसने बताया था? ह्यूगो डी व्रिज ने बताया था। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये विभिन्नता सतत ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस में होके चलता है। नहीं, म्यूटेशन आपका सडन से होता है। और इस म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक कैरेक्टर चेंज होने की वजह से जीव में आपके क्या आता है? नए परिवर्तन आते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन हानिकारक भी हो सकता है, यह परिवर्तन लाभदायक भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि यह जो सडन से चेंज आ रहा है म्यूटेशन की वजह से, जो नया जीव बना ये मे बी कंप्लीटली अपनी पुरानी जाति से भिन्न हो। तो ऐसा क्या होगा? जब जो नया जीव बना ये अपने पुराने पूर्वज से क्या हुआ? पूरी तरह से अलग हो गया, तो नई जाति का विकास हो गया। तो हम यह मान के चलते हैं कि इसी म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ होगा, जो आज आपको बहुत सारी जैव विविधताएं देखने को मिल रही हैं, या कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें चेंज आने की वजह से यह एक नई जाति के रूप में विकसित हो गई है। तो आज हम देखेंगे बच्चों कि जो आपका क्या कहते हैं कि विभिन्नता होती है, होती कैसे है, कैसे एक जीव दूसरे जीव से अलग हो रहा है और कैसे नई जातियों का विकास हो रहा है। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। म्यूटेशन में आपको समझा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? आनुवंशिक अपवाह के बारे में, जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ नहीं है, बहुत खास डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये आसान सा है, समझिए। देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मान लेते हैं कि ये जो एक रूम है बच्चों, इस रूम में विभिन्न प्रकार के, ऐसे मान लेते हैं कि ये आपके जो लाल रंग की गोलियां हैं ये यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं। ठीक है ना, रेड कलर की ऐसे गोलियां यहाँ पर क्या हैं? मौजूद हैं। थोड़ा सा टाइम लगा। रेड कलर की गोलियां बच्चों मौजूद हैं। ठीक है, ऐसे मौजूद हैं, ये सब ऐसे हम मान लेते हैं। अब हुआ क्या कि ऐसा कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक आपदाएं आई और इस प्राकृतिक आपदा आने की वजह से क्या हुआ कि कुछ इसमें से जो गोलियां हैं, गोलियों को आप जीव मानिएगा। ठीक है ना। अब प्राकृतिक आपदा हो सकता है कि फ्लड आया हो सकता है कि भूकंप आया हो सकता है कि बिजली गिरी हो। तो इसमें से क्या हुआ? कुछ की मृत्यु हो गई। कुछ की क्या हो गई बच्चों? मृत्यु हो गई। ठीक है, कुछ की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अब क्या हुआ? संख्या कम हो गई, इनकी संख्या कम हो गई ना। मृत्यु होने की वजह से इनकी संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है बच्चों। संख्या कम हुई, तो जब संख्या कम हुई है आप मुझे बताओ
तो क्या आपका जो जीन की आवृत्ति है, जीन की आवृत्ति नहीं बदलेगी, यानी कि कितने जीन्स मौजूद हैं उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, वो भी तो बदलेगा ना। अरे ज़्यादा जीव हैं तो ज़्यादा जेनेटिक फ्रीक्वेंसी होगी, कम जीव हैं तो कम जीन आवृत्ति होगी, यही बात तो है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि किसी एरिया में किसी समय में मौजूद जो जीव हैं इन पर क्या हो रहा है कि ये किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और इनके जीवों की संख्या में बदलाव आ जा रहा है। अब एक और चीज ध्यान देना कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जनसंख्या घटेगी, जनसंख्या बढ़ भी सकती है। जनसंख्या क्या हो जाए, बढ़ भी सकता है। चाहे जनसंख्या घटे तब भी जीन आवृत्ति बदलेगा, चाहे जनसंख्या बढ़े तब भी जीन आवृत्ति क्या होगा, बदलेगा बच्चों। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे कि क्या हो रहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसी जीव संख्या के जीन की आवृत्ति में जो परिवर्तन आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि एलिलिक आवृत्ति जो बदल रही है, उसी को क्या कहा जाता है, जीन अपवहन कहा जाता है, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट आप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जेनेटिक कैरेक्टर स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी है या फिर नहीं है। तो आपका जीन ड्रिफ्ट यानी कि जीन की जो फ्रीक्वेंसी है, जीन की जो आवृत्ति है, यह स्टेबल नहीं होती है। क्यों स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि जिस परिवेश में जंतु रह रहा है तो वहाँ पर दूसरा नया जीव आ जाए और उनको समाप्त कर दे, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी उनको समाप्त कर दे। तो इनके जो जीन पूल है, जीनों की संख्या आप कह सकते हो, जीन की आवृत्ति जो है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बदलती रही है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को पढ़ क्यों रही हैं, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट बताता है कि आपका जो विकास हो रहा है, यानी कि जीव का जो विकास हो रहा है या फिर विभिन्नताएं जो उत्पन्न हो रही हैं, ये क्यों और कैसे हो रही हैं, इसीलिए हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को पढ़ते हैं। इसीलिए हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को बच्चों पढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज देख लेते हैं। एक और चीज क्या देख लेते हैं, देखो यहीं पर है, यही जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का हम दो टाइप पढ़ेंगे। क्या टाइप पढ़ेंगे, एक है आपका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संस्थापक प्रभाव लिखा हुआ है बच्चों। संस्थापक प्रभाव का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। जरा नाम से आप इसको समझिएगा। फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि फाउंडर कौन होगा भाई, कोई ना कोई तो संस्थापक होगा ना। जैसे जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है, तो ह्यूमन जो कहते हैं कि मनुष्यों की जो जनसंख्या बढ़ी, भाई शुरुआत में किसी कोई हो सकता है कि कोई एक ही मनुष्य बना हो, शुरुआत में कोई एक मनुष्य बना हो, या हो सकता है कि शुरुआत में कुछ ही संख्या में मनुष्य विकसित हुए हों, संख्या उनकी कम हुई हो, फिर धीरे 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 क्या होने लगा, प्रजनन होने लगा, और प्रजनन होने के साथ साथ में इनकी संख्या क्या होती गई, बढ़ती गई। और आज मनुष्यों की संख्या आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है, 8.5 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई। तो शुरुआत में जीव की संख्या क्या होती है, कम होती है। जब जीव किसी परिवेश में जाता है, किसी परिवेश में जब अपने पुराने परिवेश को छोड़ करके जीव किसी दूसरे परिवेश में जाता है, तो वहां पर जीव की संख्या कम रहती है, यानी वहां पर जीन पूल क्या रहता है बच्चों, वहां पर जीनों की संख्या क्या रहेगा, कम रहेगा। जीन पूल क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, इनकी संख्या धीरे 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 बढ़ेगी। बाद में जीन पूल क्या होगा, ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा, इनकी जनसंख्या क्या होगी भाई, प्रजनन करेंगे तो जनसंख्या भी क्या होगा, बदलेगा। तो ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ये जो घटना है इसको क्या हम कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट कहता है कि शुरुआत में जब जीव किसी पुराने परिवेश को छोड़ करके मान लो नए परिवेश में जाता है, या फिर बिल्कुल नए परिवेश में जीव की उत्पत्ति जब होती है, तो वहां पर जीन पूल कम रहता है। बाद में धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होती है और जीन पूल क्या होता है, बढ़ जाता है। ये डायग्राम से इस चीज को आप समझिए। ये देखिए, ये एक पुराना
पुराना परिवेश है जहां पर ढेर सारा ओरिजिनल पॉपुलेशन, यहाँ पर जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ जीव निकल करके नए परिवेश में गए, तो यहाँ पर तो जीवों की संख्या बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर जीन पूल क्या है, कम है। अब यहाँ पर भी ये सब क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। जब ये सब प्रजनन करेंगे तो यहाँ पे भी ढेर सारे जीन पूल यानी पॉपुलेशन यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में फ्रॉम इन द बिगिनिंग क्या हो रहा है बच्चों, जीवों की संख्या क्या हो रही है, जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। कौन कह रहा है ये, फाउंडर इफेक्ट यही बात कहता है, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं जीनों की आवृत्ति के बारे में, या जीनों के जीन पूल की जो नंबर है उसके परिवर्तन के बारे में। अच्छा एग्जाम्पल देख लो, क्या कह रहा है कि किसी स्वपरागण करने वाले एक बीज द्वारा नई आबादी का निर्माण हो रहा है। तो पॉपुलेशन का निर्माण शुरुआत में कम होते हैं, धीरे 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 क्या होंगे, विकसित कर ढेर सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लो, गैलापागोस आइलैंड में क्या हुआ था, शुरुआत में किसी एक प्रकार की पक्षी थी, लेकिन वातावरण बदला तो उन्होंने अपने खाने की हैबिट बदल ली, तो भाई ढेर सारी नई जातियां उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर शुरुआत में तो कुछ 20-22 कोई एक प्रकार की जाति रही होगी, और उससे माफ कीजिएगा, उससे 22 प्रकार की जातियां उत्पन्न हुई। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फाउंडर्स इफेक्ट है। अब आते हैं क्या, बॉटल नेक इफेक्ट कह रहे हैं हम बच्चों, क्या कह रहे हैं, बॉटल नेक इफेक्ट कह रहे हैं। इसको जरा समझो, बॉटल नेक इफेक्ट क्या है। देखो, बॉटल नेक इफेक्ट ये कहता है कि ऐसा होता है कि पॉपुलेशन जो है ये आपका पेरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है ना, ये आपके पूर्वज का पॉपुलेशन है, समझ गए हैं। यहाँ पर देखिए ढेर सारे पॉपुलेशन है। ऐसा हो सकता है कि भूकंप आया है, या फिर बाढ़ आया है, या सूखा पड़ा है, या भूखमरी आई हुई है, और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ क्या कहते हैं कि इसमें से जो है कुछ जनसंख्याओं की क्या हो गई, कुछ लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि जनसंख्या यहाँ पर क्या हो जाए, कम हो जाए। जनसंख्या क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से यहाँ पर जीवों की संख्या घट जा रही है, जनसंख्या क्या हो जा रही है, घट जा रही है। बहुत सारे जो ज्यादातर जो नंबर है वो क्या है, मर जा रहे हैं, और यहाँ से फिर जो आपकी कुछ ही प्रजातियां बची हुई हैं, और इनसे वापस से दोबारा से अरे क्या कहते हैं कि जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ये बॉटल नेक का मतलब क्या है, यहाँ पे बॉटल नेक का ये बेसिकली ये सिद्धांत ये कहना चाह रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं अवरोधक की तरह काम करती हैं। प्राकृतिक आपदाएं अवरोधक की तरह काम करती हैं। भाई किस अवरोधक की तरह काम करती हैं, जनसंख्या के बढ़ने में, जनसंख्या को बढ़ाने से रोकती हैं। ये अवरोधक की तरह काम कर रही है ना, जनसंख्या को इन्होंने क्या कर दिया, घटा दिया। अब ये वापस से रिप्रोडक्शन करेंगे और फिर अपनी जनसंख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यही है ये बॉटल नेक। क्या है यहाँ पे बॉटल नेक का मतलब है, यहाँ पे आपका ये जो बॉटल की ये पतली सी गर्दन जो है ये क्या है, ये प्राकृतिक आपदाएं क्या कर रही हैं, अवरोध उत्पन्न कर दे रही है, और वहां से जो जीव बच गया फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा और फिर नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये है बच्चों बॉटल नेक थियोरी, ठीक है। आते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में, कृत्रिम चयन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कृत्रिम चयन के बारे में बच्चों, ठीक है। कृत्रिम चयन क्या होता है, अब यहाँ से देखिए ये मैंने आपको पहले भी ये वाला समझाया था। कोलवर्ट एक क्या है, ये आपका जो कैबेज वगैरह होता है, फूल गोभी होता है, इसका पूर्वज है ये, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस कोलवर्ट से विभिन्न प्रकार के नई प्रजातियां हैं, तो इसी स्पीशीज मतलब जेनेरा की सेम है, वंश इनका एक ही है, मतलब इनका जो पूर्वज है वो एक ही है, लेकिन इनके आपस में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इस कोलवर्ट से नई जाति उत्पन्न हो रही है, नई जाति के नई प्रकार की सब्जियां उत्पन्न हो रही हैं, या आप कह सकते हैं कि नई प्रकार के गोभी की प्रजातियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसको क्या कहा जा रहा है बच्चों, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जा रहा है। यानी कि ये नेचुरली सिलेक्ट नहीं हो रहे, इन्हीं में थोड़ा बहुत इनके जेनेटिक इनके एलिल्स में चेंज आ जा रहा है, और ये कुछ ऐसे पत्ते वाली गोभी बन जा रही है, कुछ फूल वाली गोभी बन जा रही है, कुछ आपकी ब्रोकली जैसी गोभी बन जा रही है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। इन्होंने अपने आप में थोड़ा सा चेंज कर लिया, और ये क्या है,
सभी लोग मिलकर के क्या हो रही हैं, सरवाइव हो रही हैं। यहाँ पर कोई भी मरा नहीं है, यहाँ पर कोई भी समाप्त नहीं हुआ है, जीवित सब हैं, सबने आपस में क्या करा, सबके में थोड़े थोड़े से चेंजेस आए हुए हैं एंड सभी सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सूक्ष्म विकास और दीर्घ विकास, इसको हम कहते हैं बच्चों माइक्रो एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो एवोल्यूशन। अब ये माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन का मतलब क्या है, इस डायग्राम को समझाने से पहले आप एक सेकेंड, हाँ यहाँ लगा हुआ है, इसको समझिए। देखिए माइक्रो एवोल्यूशन क्या होता है बच्चों, जब किसी जाति के यानी कि जब किसी जीव में हल्का सा, मतलब किसी जीव के एलील में, जीव के जैसे कोई जीव है, किसी जीव के एलिलिक कंडीशन में बदलाव आ रहा है, उसके एलिल में बदलाव आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों माइक्रो एवोल्यूशन, सूक्ष्म विकास कहते हैं। एलिल में बदलाव का मतलब क्या होता है, एलिल में बदलाव का मतलब है कि एलिल के चेंज होने की वजह से जीव का फीचर थोड़ा सा बदल जा रहा है, जीव पूरी तरह से नहीं बदल रहा है तो जाति वही, है तो जीव वही, लेकिन क्या हो रहा है, एलिली कंडीशन होने की, बदलने की वजह से इसकी शारीरिक संरचना में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जा रहा है। हो सकता है कि इसके खाने की हैबिट में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, इसके व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, इसके आवास में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म विकास कहते हैं। विकास तो हो रहा है लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है कि बिल्कुल नई प्रजाति बन जा रही है। विकास छोटे स्तर पर हो रहा है, एलिलिक कंडीशन थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जीव का जो है ये क्या हो रहा है कि इसके व्यवहार, खाने पीने में, रहने सहने में या शारीरिक परिवर्तन हो जा रहा है, लेकिन एक नई प्रजाति नहीं बन रही है बच्चों। ठीक ना, एक नई जाति नहीं बन रही है, तो ये कहा जाता है आपका सूक्ष्म विकास कहा जा रहा है। ये देखिए, ये जो आपका ये इसमें से ये डॉग है, फिर इसमें हो सकता है कोई भेड़िया हो, विभिन्न प्रकार की ये जो जातियां दिख रही हैं तो सभी चौपाए है ना। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनके पूर्वज सभी सेम है, लेकिन इनमें हो सकता है कि थोड़े बहुत एलिली कंडीशन चेंज होने की वजह से ये क्या हो गए हैं, नए नए आपके इन जो चौपाए हैं इनके व्यवहार में थोड़ा बहुत चेंज आ गया है। अच्छा, अब मैक्रो एवोल्यूशन क्या है, मैक्रो एवोल्यूशन भी एलिलिक चेंज आ रहा है। जो आपका क्या कहते हैं कि सूक्ष्म विकास हो गया और कौन हो गया, दीर्घ विकास। दीर्घ विकास में भी एलिलिक चेंज आ रहा है, म्यूटेशन तो हो रहा है, इनका जेनेटिक कैरेक्टर तो बदल रहा है, लेकिन यह इतने बड़े स्तर पर होता है, इतने लार्ज स्तर पर होता है कि जो जाति होती है, मतलब जो जीव होते हैं, वो अपने पूर्वज से और इससे के पहले वाले अपने जो एंसेस्टर होते हैं उससे पूरी तरह से भिन्न होते हैं, एकदम कंप्लीटली अलग होते हैं। यानी कि यहाँ पर नई जातियों का विकास हो रहा है। तो दीर्घ विकास में क्या हो रहा है बच्चों, नई जातियों का विकास हो रहा है, जबकि आपके सूक्ष्म विकास में नई जातियों का विकास नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या नई जातियां एक दिन में बन जा रही हैं? नहीं, नई जातियां एक दिन में नहीं बन रही हैं आपकी, नई जातियां धीरे धीरे, यानी कि दीर्घ विकास आपका एक स्लो प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल चेंज आता है, धीरे धीरे होता है। जबकि एलिलिक कंडीशन जो हो रहे हैं, म्यूटेशन जो हो रहे हैं आपके, यानी कि सूक्ष्म विकास जो हो रहा है यह जल्दी हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। इसको होने में, ये चेंज होने में इतना टाइम नहीं लगता है, ये शीघ्र हो जाता है बच्चों। ठीक है, और दीर्घ विकास होने में क्या हो रहा है, लंबा समय लग जा रहा है। ये देखिए, ये आपका जलीय जीव है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सिलेंट्रेट्स आए हुए हैं, फिर थोड़े बहुत मछलियाँ आई हुई हैं, ये बड़ी मछलियाँ हैं, देन आपका क्रोकोडाइल, फिर उसके बाद डायनासोर, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ है, मानव का विकास हुआ है। तो क्या ये सब आपस में सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। ये दूसरी प्रजाति है, ये दूसरी प्रजाति है, ये दूसरी प्रजाति है, और ये बिल्कुल दूसरी प्रजाति है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्रजाति नहीं कहूंगी मैं, जाति कहूंगी। ठीक है ना, यहाँ पे कंप्लीटली ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो दीर्घ विकास क्या बता रहा है कि दीर्घ विकास में नई जातियों का निर्माण होता
नई जातियों का निर्माण होता है। अच्छा, इन नई जातियों के निर्माण की ही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जातिकरण या स्पीशिएशन हम इसको बोलते हैं। हिंदी देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पीशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीशिएशन कहते हैं। नई जातियों का निर्माण होता है। तो नई जातियों का निर्माण हो कैसे रहा है? कौन सा विकास इस प्रकार के नई जातियों के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दीर्घ विकास के अंतर्गत हम नई जातियों के निर्माण को डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपके सूक्ष्म विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कैरेक्टर हैं? आपका जो सूक्ष्म विकास हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई? चलो ऐसे समझो। मान लेते हैं, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। मान लेते हैं कि एक रूम है, इस रूम में आपके वाइट पिजन भी है, जो पिजन का एग्जाम्पल ना लेके कैट का एग्जाम्पल ले लो। वाइट कैट है, बिल्ली है, ठीक है। ब्राउन कैट है, जो हमारे यहाँ होती है, ब्राउन कैट है। ब्लैक कैट है, ठीक है। और मान लो कि चलो ठीक है, इतना ही मान लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हो रहा है कि हो सकता है कि ढेर सारे, यहाँ पे व्हाइट कैट का नंबर आप ले लो 10 ले लो, ब्राउन कैट का भी नंबर ले लो 10, ब्लैक कैट का भी नंबर कितना ले लो? 10 ले लो, ठीक है। इस रूम से हो सकता है कि जो व्हाइट कैट है वो दूसरे रूम में चली जाए। कुछ व्हाइट कैट, मान लो कि 5 व्हाइट कैट दूसरे रूम में चली आए, दूसरे रूम में चली आए। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ से यहाँ पर जाने में जनसंख्या कम नहीं हुई? व्हाइट कैट की जनसंख्या कम नहीं हुई? तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते, जब जनसंख्या कम हुई है तो इसके एलील के फ्रीक्वेंसी में भी तो चेंज आया है? एलील के फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर एलील का फ्लो हो रहा है, जीन का फ्लो हो रहा है। तो हम कहते हैं इसको जीन का फ्लो हो रहा है। जीन क्या कर रहा है? स्थान परिवर्तन कर रहा है, माइग्रेशन या इमिग्रेशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर इस रूम में, पहले वाले रूम में क्या हो गया? व्हाइट कैट वाले की संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या हो रहा है? जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ऐसा हो सकता है कि मे बी कि कोई जैसे लेट्स से कि बिजली गिरी हो, बिजली गिरने की वजह से जो ब्लैक कैट है, ब्लैक कैट की 8 प्रजातियां मर गई, मतलब 8 ब्लैक कैट मर गई है। बची कितनी ब्लैक कैट? 2 ब्लैक कैट बची। बची कितनी? 2 ब्लैक कैट बची हुई है। तो यहाँ पे भी इसका जेनेटिक क्या कहते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी बदला कि नहीं बदला? जीन फ्रीक्वेंसी बदल गई भाई, संख्या इनका क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि म्यूटेशन आया। मान लेते हैं कि इस ब्लैक कैट के जीन में क्या हुआ? चेंज आया। क्या आया बच्चों? चेंज आया। चेंज आने की वजह से इस ब्लैक कैट के जो इसकी बॉडी है, इस पर व्हाइट से क्या हो गए? नए पैचेस बन गए, व्हाइट पैचेस बन गए। किस पर? ब्लैक कैट पर, ब्लैक कैट की बॉडी पर व्हाइट पैचेस बन गए हैं। अब ये व्हाइट पैचेस की वजह से बिल्ली तो बिल्कुल अलग दिखने लगी ना, है तो बिल्ली ही, लेकिन व्हाइट पैचेस आने की वजह से बिल्ली क्या हो गई? बिल्कुल अलग दिखने लगी है। समझ गए? नई जाति का निर्माण हो रहा है? नहीं, नई जाति का निर्माण नहीं हो रहा है, थोड़े बहुत चेंजेस आ जा रहे हैं। समझ गए हो? तो ये क्या है बच्चों? म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि यही ब्लैक कैट ये बाकी कैट्स के कंपेयर में ज्यादा रिप्रोडक्शन करती हो, बाकी कैट्स के कंपेयर में ये क्या करती हो? ज्यादा रिप्रोडक्शन करती हो, और ज्यादा रिप्रोडक्शन यानी ज्यादा प्रजनन करती हो। तो ज्यादा प्रजनन करने की वजह से क्या हो रहा है? इनकी संख्या बढ़ गई, ब्लैक कैट की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि ये क्या हो गई? प्रकृति ने इनका चयन कर लिया। हम कह रहे हैं कि ये नेचुरली सिलेक्टेड हो गई हैं भाई, बहुत ज्यादा एडाप्टिव है, बहुत ज्यादा फिट है एनवायरमेंट में, तो इन्हीं की केवल संख्या दिखाई देगी, बाकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हुए माइक्रो एवोल्यूशंस। क्या हो रहे हैं? माइक्रो एवोल्यूशंस इन कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं बच्चों, ठीक है। तो माइक्रो एवोल्यूशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं आपके? जीन का फ्लो कहाँ पे हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे हो रही है, यानी कि जीन के फ्लो की वजह से भी, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी, म्यूटेशन की वजह से भी क्या हो रहा है? आपके जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, जनसंख्या में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जनसंख्या में चेंज आ रहा है, पर नई जाति का विकास नहीं हो रहा है। दिस इज योर सूक्ष्म विकास या फिर माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है बच्चों। और क्या है? ये देख लो, ये डायग्राम भी लगा हुआ है।
देखिए क्या लिखा हुआ है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। ये देखिए, ये आपका जीन पूल का मतलब क्या है बच्चों, कि कितनी जनसंख्या मौजूद है। ठीक है, इसको आप साधारण सी भाषा में ऐसे समझेंगे। कौन कौन अफेक्ट कर रहा है, म्यूटेशन अफेक्ट कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन समझा चुकी हूँ, जीन विनिमय की वजह से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, पुनर्संयोजन हो रहा है, नई जाति का नए कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, जो जीन फ्लो आप बोलते हो, ठीक है ना, जीन फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ओरिजिन पॉपुलेशन में चेंज आएगा। एमिग्रेशन हो रहा है, कुछ जनसंख्या कुछ जीव इसको छोड़ करके चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो वंशज वाले जो आपके जनसंख्या है, मतलब जो नए जीव हैं, अपने पूर्वज वाले जीव से थोड़े बहुत क्या होंगे, भिन्न होंगे, पर नई जाति नहीं बनेगी। नई जाति कब बनेगी, ये इतने ज्यादा भिन्न हो जाएं कि ये बिल्कुल अपने पूर्वज से क्या हो, अलग हो जाएं, अलग ही दिखें, तब जाकर के क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ये चेंज इतना ज्यादा आया कि बिल्कुल नई जाति का विकास हो गया, बिल्कुल नया सा कोई जीव बन गया हुआ है। और ये हम किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पीशीज। स्पेसिएशन के बारे में हमने पढ़ लिया बच्चों। तो स्पेसिएशन जो है, अच्छा, जातियां क्या होती हैं, समान आकार की वाली, समान संरचना वाले जातियों की जो संख्या होती है, जीवों की जो संख्या होती है, बेसिकली उनको क्या कहते हैं हम बच्चों, जाति कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। आपकी बुक में इसका डेफिनेशन अच्छे से लिखा हुआ है, उससे याद करके आप आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में क्या हम देख रहे हैं कि मॉर्फोलॉजिकल या टाइपोलॉजिकल स्पीशीज क्या कह रहा है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि बॉडीली स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है, शारीरिक संरचना में क्या हो रहा है, कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या मान रहे हैं, ये देख लीजिए कि 19वीं सदी तक क्या माना, अलौकिक शक्ति परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया हुआ है, विभिन्न प्रकार की जातियों का निर्माण किया हुआ है, पर ये सारी बातें अब हम इसको नहीं, साइंटिफिकली इतना इसको नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो नई नई प्रकार की जातियां बनी हैं वो अपने पूर्वज से ही बनी हुई हैं, पूर्वज में ही कुछ ऐसे धीरे धीरे चेंज आते गए हैं कि नई जाति, जो नया जीव है बेसिकली, वो अपने पूर्वज से कंप्लीटली डिफरेंट है, और हमने उस नए जीव को क्या कहा, एक जाति मान लिया। ठीक है, एवोल्यूशनरी स्पीशीज, ये आपका कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि भाई विकास हो रहा है और विकास के होने की वजह से नई जातियों का निर्माण होता है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हम क्या समझ रहे हैं कि सभी कैरेक्टर्स के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, और जीन में चेंज आने की वजह से क्या हो रहा है, नए जीव का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये समझा चुकी हूँ। ओके, हाँ, ये देखिए क्या क्या जातियों के फीचर्स हैं, जातियों के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, है ना, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ स्पीशीज। ठीक है, जाति की सबसे आधुनिक धारणा क्या है बच्चों, इस हम देखते हैं कि जातियों में सिमिलैरिटीज क्या है। हमने अभी डिस्कस किया कि समान आकारिकी वाले, समान व्यवहार वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही जाति के अंतर्गत आते हैं। देख लो, किसी जाति के सभी सदस्यों के विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वे समान होते हैं, उन्हें अन्य जातियों के जीवों से अलग करता है। समान कैरेक्टर होगा, सब कुछ लगभग क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एक जाति के सभी सदस्यों में स्वतंत्र जीन फ्लो होता है। भाई, स्वतंत्र जीन फ्लो का मतलब क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर जाएंगे। प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में गुणसूत्र एवं आकार की मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। गुणसूत्रीय रूप से क्या देखने को मिलेगा, समानताएं देखने को मिलेंगी। अर्थात प्रत्येक जाति का गुणसूत्र प्रारूप, यानी कि जो क्रोमोसोम का शेप, साइज, ये सब है, जीनोमिक संरचना, ये सब क्या होगी बच्चों, निश्चित होगी। जैसे मनुष्यों में 46 गुणसूत्र है तो सभी मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होगा। मटर में 7 गुणसूत्र है तो सभी मनुष्यों में, मटर में 7 गुणसूत्र होगा, इस तरह से। ठीक है ना, 7 है कि 14 है, कंफर्म कर लेना एक बार। अच्छा, एक जाति के जीवों में पाई जाने वाली आनुवंशिक विभिन्नताएं, जेनेटिक वेरिएशन, जीवों को पर्यावरण की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनाती है और जिसमें नई जातियों की उत्पत्ति होती है।
वही हमने डिस्कस किया कि भाई जातियों में भी अपने जो उनका जेनेटिक कैरेक्टर है वो चेंज होने की वजह से नई जातियों का निर्माण हो रहा है। ये विभिन्नताएं युग्म विकल्पी जीन्स के स्वतंत्र अभिव्यूहन, जीन्स के पुनर्संयोजन के कारण होती हैं। अभी हमने डिस्कस किया हुआ है ये चीज, ठीक है। भौगोलिक कारणों से अलग हुई जाति की सभी समष्टि में जीवों में भी अंतः प्रजनन, हाइब्रिडाइजेशन की क्षमता पाई जाती है। ऐसा कहना ये चाह रहे हैं कि भाई हाथी चाहे भारत में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे अफ्रीका में रहे, है तो हाथी की ही प्रजाति, तो इनमें अंतः प्रजनन की क्षमता पाई जाएगी, चाहे आप भौगोलिक रूप से ज्योग्राफिकली वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से मनुष्य की जो प्रजातियां हैं ये वर्ल्ड के यानी कि आपकी पृथ्वी के किसी भी कोने में रह रही हूँ, है तो मनुष्य ही, तो इनमें क्या होगा, इनमें अंतः प्रजनन की क्षमता पाई जाएगी। देखो मनुष्य जाति अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप सभी महाद्वीपों पर रहती हैं, इनके पॉपुलेशन हैं। सब पॉपुलेशन क्या होता है, एक ही प्रकार की जातियों की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये परस्पर क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं भाई, इनमें क्या कहते हैं उसको, इंट्राब्रीडिंग होगा, अंतः प्रजनन होगा। ये सभी समष्टियां एक ही जाति के अंश माने जाते हैं, ठीक है ना। विभिन्न जातियों के मध्य लैंगिक जनन नहीं होता है। एक ही जाति, एक ही प्रकार की जातियों के बीच में लैंगिक जनन होगा, बट दो विभिन्न प्रकार की जातियों के बीच में लैंगिक जनन नहीं होगा। मतलब मनुष्य है और मान लो कि कोई बकरी है, तो इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। हाँ, आज का आदमी जानवर बन गया है वो बात अलग है, पर ऐसा साइंटिफिकली ह्यूमन बींग्स एंड दूसरे एनिमल्स के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सिमिलरली लायन और छिपकली के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा बच्चों। तो यही ये चीज कह रहा है कि विभिन्न जातियों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्थापित नहीं हो सकता है। यह केवल और केवल सेम प्रकार की जाति, एक ही जाति के क्या कहते हैं जनसंख्याएं हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यह एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है। प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों की उत्पत्ति माना जाता है। भाई सेम क्यों है, इनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इनका फिजिकल स्ट्रक्चर सेम क्यों है, क्योंकि इनके पूर्वज सेम होंगे। तो एक ही जाति के पूर्वज क्या होते हैं, सेम माने जाते हैं। प्रत्येक जाति जैव विकास की स्वतंत्र इकाई, एग्जैक्टली भाई बिल्कुल। जैव विकास की स्वतंत्र इकाई का मतलब क्या होता है कि जैव विकास क्या कह रहा है कि भाई नई नई जातियां कहाँ से बनी हुई, कोई एक जाति का विकास हुआ होगा, चेंज आता गया, चेंज आता गया, चेंज आता गया, नई नई जातियां बनने लगी। तो सभी इंडिविजुअल स्पीशीज हैं, सभी फ्री हैं, ठीक है, उनसे फिर नई जातियां बनेंगी, ठीक है ना। संबद्ध जातियां अलग अलग लेकिन निकटवर्ती प्रदेशों में रहती हैं। हाँ, जो एक दूसरे से रिलेटेड पॉपुलेशंस हैं वो आसपास कहीं भी पाई जा सकती हैं, यानी कि इनका क्या कहते हैं उसको, भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जाति उद्भवन के प्रकार, ठीक है, जाति का उद्भव किस प्रकार से होता है, नई जातियां जो बन रही हैं उसके पीछे कारण क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है ना। जो नई जातियां बन रही हैं बच्चों, मान लो कि एक जाति है, उससे नई जातियों का विकास जो हो रहा है, क्यों नई जातियों का विकास हो रहा है वही हम पढ़ेंगे। एक है आपका कहता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है, इसको हम मानते हैं विस्थानिक या भिन्न देशीय जाति उद्भवन। देखो ये सिद्धांत क्या कह रहा है, ये सिद्धांत कह रहा है कि वातावरण में चेंज आने की वजह से जो जाति है वह दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में, दूसरे एरिया में, कोई पठारों में रहने चला गया, कोई पहाड़ों में रहने चला गया, कोई पर्वतीय एरिया में रहने चला गया, कोई मैदानी एरिया में रहने चला गया, और जिस भौगोलिक क्षेत्र में ये रह रहे हैं वहाँ पर आवास की स्थिति अलग है, खाने पीने की स्थिति अलग है, वहाँ का जो तापमान है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, बेसिकली जलवायु है वो अलग है। तो जिस एरिया में ये रह रहे हैं उस हिसाब से इन्होंने अपने आप को ढाल लिया हुआ है, बदल लिया हुआ है, चेंज कर लिया हुआ है, यानी कि इनमें अनुकूलन आ गई है। तो अब सभी जातियां हैं तो एक ही प्रकार की जाति, लेकिन ये आपस में क्या हो जाएंगी, भिन्न हो जाएंगी, आपस में भिन्न हो जाएंगी। तो भिन्न होने का कारण क्या है, भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि रिलीफ फीचर के चेंज होने की वजह से, यानी कि जो भौमिक संरचना है उसके चेंज होने की वजह से नई जातियां
विकसित हो गई हैं। तो इस प्रकार की जातियों को क्या कहा जाता है, इस प्रकार से नई जातियों का जो उद्भव हो रहा है उसको एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है बच्चों। अब मैं रीड करूं इसको। कुछ जातियों के जीव भौतिक अवरोधों जैसे पहाड़, नदियां, रेगिस्तान, समुद्र आदि के कारण पॉपुलेशन के छोटे छोटे हिस्सों में बंट जा रहे हैं। भाई अब जा क्यों रहे हैं, भोजन की खोज में, रहने की खोज में, इस तरह से ये जा रहे हैं। ठीक है, इन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु, वासस्थान, पोषण सुविधाएं आदि वातावरणीय दशाएं समान नहीं होती हैं। अतः इन क्षेत्रों की आबादियों के जीवों में अपने अपने क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं के अनुरूप अनुकूलन होते हैं, जिसके फलस्वरूप इन आबादियों के जीन पूल धीरे धीरे एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। इनके जेनेटिक कैरेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे और प्रत्येक आबादी एक नई जाति बन जाएगी, एक नई जाति बन जाएगी। इस प्रकार भौगोलिक कारणों से एक जाति की अलग हुई समष्टि एक नई जातियों के विकास को विस्थानिक या क्या कहते हैं, भिन्न देशी जाति उद्भवन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। गैलापैगोस द्वीप समूह पर रहने वाली जो फिंचेस देखी गई थी, जियोस्पाजिया का जो एक जाति देखा गया था, नामक चिड़ियों की जातियों का विकास हो, इस प्रकार बनी जातियों को विस्थानिक एलोपैट्रिक स्पीशीज कहते हैं बच्चों। ठीक, दूसरा क्या है आपका सिम्पैट्रिक। देखो सिम्पैट्रिक क्या कह रहा है कि एक ही स्थान पर रहने वाले जो जाति है, इनकी जो जनसंख्या है, इनमें दूसरे कारणों की वजह से, अन्य दशाओं की वजह से ये आपस में डिफरेंट हो गए। ठीक है, इनका जेनेटिक पूल आपस में ही अलग हो गया। ठीक है ना, रह तो ये एक ही जगह पर रहे, अलग अलग जगह पर नहीं रह रहे, ये एक ही जगह पर रह रहे हैं, लेकिन इनमें भी आपस में चेंज आ गया, इनमें आपस में इनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदल गया, इनका आप कह सकते हो जेनेटिक कैरेक्टर बदल गया और एक नई जाति बन गई हुई है। तो इस प्रकार से नई जाति जो उद्भवन हो रहा है उसको हम सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन या फिर समस्थानिक, एक ही जगह पर रहने वाले जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, इस प्रकार की जाति के उद्भवन को समस्थानिक जाति उद्भवन हम कहते हैं। एक ही स्थान पर रहते हुए बिना किसी भौगोलिक कारकों के एक जाति की एक ही आबादी से दूसरी नई जाति का विकास हो रहा है, उसको हम जाति उद्भवन कहते हैं बच्चों। ये आपका म्यूटेशन की वजह से होगा। ठीक है, अमेरिका में एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले जो मेढक है, इसकी विभिन्न प्रकार की देखो जातियां देखने, राना पाइपेंस है, राना सिल्वेटिका है, राना केटिस बयाना है। ये जो है ये विभिन्न, ये अमेरिका में ही रह रही हैं, भौगोलिक क्षेत्र एक ही है, लेकिन इनके जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड में इनका क्या हुआ, चेंज आया एंड ये नई जातियां बन गई हैं। पौधों में बहुगुणता और ये सारी चीजें, दूसरे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जाति उद्भवन की मुख्य स्थितियां, अच्छा ठीक है ओके। आइए देख लो क्या कारण है, नई जातियां क्यों बन रही हैं, उसका रीजन आपको बताया हुआ है। ये देखिए, जब एक जाति के कुल जीव किसी नए वास स्थान में पहुंचते हैं तो पर्यावरण के अनुसार वो ढाल लेते हैं अपने आप को। जब एक जाति के कुछ जीवों की जीन संरचना में उसी पर्यावरण में रहते हुए भी चेंज आ रहा है, तब भी नई जाति बन रही है। पर्यावरण में धीरे धीरे परिवर्तन के साथ साथ में अनुकूलन की बात कर रहा है, तब भी चेंज आ रहा है। पॉलीप्लॉइडी, क्रोमोसोमल संख्या में चेंज आ रहा है, तब भी नई जाति का विकास हो रहा है। ठीक है, कई सारी ये रीजंस हैं। हार्डी वीनबर्ग क्या कह रहे हैं, हार्डी और वीनबर्ग दो लोग थे, इन्होंने बताया, इन्होंने बेसिकली बच्चों एक मैथमेटिकल वैल्यू दी। ठीक है, ये है आपका, और ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक जगह पर रहने वाले जो विभिन्न प्रकार के समष्टियां हैं बच्चों, ठीक है ना, जो विभिन्न प्रकार के समष्टि, स्पेशली आप मान लो कि एक प्रकार का जो पॉपुलेशन है, ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन की जो जीन पूल है, यानी कि जनसंख्या का जो जीन पूल है वह संतुलित बना रहता है। जनसंख्या का जो जीन पूल है, किसी जगह पर रहने वाली जो जनसंख्या है उसका जो जीन पूल है वो क्या रहेगा, जनसंख्या का जीन पूल संतुलित रहता है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आता है।
मैं आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ा चुकी हूँ, जीन पूल का मतलब क्या वो मैं समझा, जीन फ्लो क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अब आपको हार्डी वीनबर्ग कहना क्या चाह रहे हैं, और ये एक आदर्शवादी तथ्य है, ये आपको अब समझ में आने वाला है। एक बात बताइए, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि मनुष्यों जो आपका जेनेटिक कैरेक्टर है वो सेम ही रहे, बदले ही ना? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। क्यों? आप म्यूटेशन को नहीं रोक सकते हो, आप माइग्रेशन को नहीं रोक सकते हो, आप कह सकते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज को नहीं रोक सकते जिसमें जीवों की जनसंख्या घट रही है, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते हो। इन सब के एब्सेंस में जीन पूल हो सकता है संतुलित रहे, लेकिन क्योंकि ये सभी आपके आसपास मौजूद हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो कभी भी किसी भी जनसंख्या की, किसी भी जाति की जनसंख्या का जीन पूल संतुलित नहीं रहेगा। ठीक है ना? ये मैं आपको रीजन भी बता चुकी हूँ कि जाति की जनसंख्या का जीन पूल क्यों संतुलित नहीं रहेगा, और हार्डी वीनबर्ग ने इसका वही ऑपोजिट कहा कि भाई किसी भी जाति की जनसंख्या का जीन पूल जो है वो क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। अब मैं रीड करूंगी और मैं आपको समझाऊंगी। 1908 में इंग्लैंड के ये मैथमेटिशियन है G.H. हार्डी, और आपके जर्मन के फिजिशियन है, कौन है, वीनबर्ग हैं। इन्होंने क्या कहा बच्चों, इन्होंने जीन पूल फ्रीक्वेंसी की साम्यावस्था को स्पष्ट किया। जीन पूल की फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ओके नाउ, उन्होंने किसी समस्या के जीनोटाइप एवं एलील्स की आवृत्तियों की गणना के लिए बायनोमियल इक्वेशन को प्रस्तुत किया, जिसमें ये देखिए पी स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 1 है। ये कहना क्या चाह रहा है, देखो समझ लो। पी स्क्वायर क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट जीव हैं। मान लो कि किसी एरिया में होमोजाइगस डोमिनेंट एलील वाले जीन रह रहे हैं, इसका एलील है कैपिटल है, ठीक है। और आपका पी क्या है बच्चों, ये आपका प्रभावी एलील ए बता रहा है, अप्रभावी होगा ना। चलो, क्यू स्क्वायर क्या है बच्चों, ये आपका होमोजाइगस रेसेसिव एलील है। हाँ ठीक है, ये क्या है बच्चों, क्यू स्क्वायर क्या बता रहा है, होमोजाइगस रेसेसिव एलील है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। पी क्या है आपका, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील वाला जीन है। ठीक है, और क्यू क्या है, क्यू स्क्वायर क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव एलील वाला जीन है आपका। पी क्या है बच्चों, ये डोमिनेंट वाला है, और क्यू क्या है बच्चों, ये रेसेसिव वाला है आपका। क्यू क्या है, ये रेसेसिव वाला होगा, यहाँ पे कैपिटल होगा। ठीक है आपका, ये देखिए 2pq क्या है बच्चों, ये हेटेरोजाइगस होंगे। 2pq बेसिकली क्या है आपके, हेटेरोजाइगस एलील्स हैं। ये क्या है बच्चों, हेटेरोजाइगस एलील्स हैं। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि आपके जो जीवों, आपके जो विभिन्न प्रकार के एलील्स हैं, होमोजाइगस वाले एलील्स, हेटेरोजाइगस वाले एलील्स एंड होमोजाइगस रेसेसिव वाले एलील्स, इन सभी का जो सम है वो 1 है, यानी कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा बच्चों, ये चेंज नहीं होगा, नियतांक है, ये बदलेगा नहीं, यानी कि समष्टियां जो हैं, समष्टियों का जो जीन पूल है, जीन फ्रीक्वेंसी साम्यावस्था में रहेगी, संतुलित रहेगी, बदलेगी नहीं। यही है ये आपका हार्डी वीनबर्ग का प्रिंसिपल। ठीक है, मेन है हार्डी वीनबर्ग ने कहा क्या है वो आप लिख दीजिएगा, ये आप इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, अच्छा ये देखो, यह माना गया कि P एवं कुल 2 एलील मौजूद होते हैं, और PQ प्लस P+Q बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वही कांस्टेंट ये बता रहे हैं। अच्छा, अब ये कंडीशन क्या है भाई, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी वीनबर्ग जीन फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम, ये भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब रहेगा, क्या क्या अनुपस्थित हो, शब्दों पर ध्यान देना, क्या क्या अनुपस्थित हो, उत्परिवर्तन ना हो, जीन प्रवाह ना हो, आनुवंशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, या फिर क्या हो, आपका जो नेचुरल सिलेक्शन है भाई, एडाप्टेशन ही नहीं होगा, चेंज ही नहीं आएगा। कुल ये सारी चीजें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब चेंज ही नहीं होगा तो जीन पूल तो जैसा का तैसा रहेगा, पर क्या चेंज नहीं होता है, चेंज तो होता है ना। तो आप ये कह सकते हैं, लास्ट लाइन में ये लिख देना कि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल एक आदर्शवादी सिद्धांत
है, यथार्थवाद में इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल की उपयोगिता यह है कि यह हमें ये बताता है कि विकास का कारण क्या है। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि भाई विकास का रीजन क्या है, यानी कि म्यूटेशन हो रहा है, आपको तभी तो पता चलेगा। ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, लेकिन भाई जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंज तो आ रहा है, क्यों आ रहा है वही तो बता रहा है, म्यूटेशन हो गया भाई, जीन फ्लो हो गया होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ होगा, नेचुरल सिलेक्शन हुआ होगा, समझ गए, तो चेंज आया, तो क्या हुआ, विकास हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रिंसिपल हार्डी वीनबर्ग का समझ में आ गया होगा। हार्डी वीनबर्ग के सिद्धांत का महत्व क्या है? हार्डी वीनबर्ग के आनुवंशिक साम्य नियम द्वारा यह जान सकते हैं कि विकास का प्रमुख कारण क्या है। म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, कि जीन फ्लो की वजह से हो रहा है, कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो रहा है, कि एडाप्टेशन हुआ, कैसा एडाप्टेशन हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। अर्थात कौन सा कारक विकास के लिए उत्तरदायी है। समष्टि के जीन पूल की एलील आवृत्तियों में हुए परिवर्तन के अध्ययन द्वारा विकास की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। समझ गए ना, ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है और थोड़ा सा और बचा हुआ है, लास्ट क्लास रहेगा और आपका ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। बहुत आसान है और मैं कोशिश कर रही हूँ बच्चों कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ कि आपको समझ में आए। तो जैसा भी हो, आपको समझ आ रहा है, मुझे और इम्प्रूव करना है, तो फीडबैक आप देते रहिए और कायदे से अच्छे से आराम से अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल भी रखिए। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखिए सब लोग। वीडियो अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो। ये सीरीज चलाई ही इसीलिए जा रही है बच्चों, मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि यह यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर बहुत सीबीएसई आईसीएसई वगैरह जो है स्पेशली इंग्लिश मीडियम में रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम में रिसोर्सेज कम अवेलेबल हैं। तो जिन बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो सकता है, तो आप उनसे भी शेयर करिए और फीडबैक देते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।